हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन जो फर्स्ट पोइम है उस पोइम के बारे में अपन पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल एंड स्नो का मतलब होता है बर्फ़, यानी बर्फ़ की धूल के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर इसके जो कवि है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला स्टैंजा दे रखा है द वे अक्रो, यानी एक राह चलता हुआ एक कौवा है वो आता है। सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी एक राह चलता कौवा आता है और फिर वो क्या करता है, एक जो बर्फ़ की जो धूल होती है, बर्फ़ की जो धूल होती है वो बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरा देता है। कहाँ से गिरा देता है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, उसके बारे में बता रखे हैं। धतूरे का पेड़ बोलते हैं जिसे, यानी एक राह चलता एक ऊपर उड़ता हुआ कौवा आता है और वो हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठता है और फिर जैसे उसकी डाल को हिलाता है, डाल के हिलने के कारण वो बर्फ़ किसके ऊपर गिर जाती है? कवि के ऊपर गिर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसकी व्याख्या दे रखी है। फिर आगे दूसरा दे रखा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी इसने कहा कि जैसे ये बर्फ़ की धूल मेरे ऊपर गिरती है, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर हुआ है क्या? अ चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे हृदय के अंदर मेरी जो मनोदशा थी वो क्या हो गई है? चेंज हो गई। जैसे वो बर्फ़ की जो धूल है मेरे ऊपर गिरी थी, मेरा मन परिवर्तित हो गया, मेरे मन की दशा है वो बदल गई है, मेरा जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और एक जो दिन में वेस्ट कर रहा था, जो बेकार कर रहा था, जो ऐसा ही व्यर्थ कर रहा था, जो मैं किसी काम का उपयोग में नहीं ले रहा था, वो दिन जो बेकार हो रहा था, उस दिन को मैंने बेकार होने से बचा लिया है। यानी आधा दिन तो मैं वो सब बर्फ़ जो कि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था उसको वेस्ट कर रहा था, ऐसे ही सोचते हुए विचार करते हुए दुखी मन से बैठा था वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो बर्फ़ मेरे ऊपर गिरी थी, अचानक से मेरे मन के अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के कारण मैंने क्या कर लिया, जो आधा दिन जो बचा हुआ था उस आधे दिन को मैंने क्या कर लिया? अब बचा लिया है, उसको सेव कर लिया है। दैट आई हैड रूड, रूड का मतलब होता है अब जो मुझे क्या हुआ था? पछतावा हुआ था, यानी उस पछतावे के कारण जो मैं अपना दिन है वेस्ट कर रहा था, उस दिन को मैंने क्या कर लिया है? अब बचा लिया है। अब मैं तुरंत उठ करके वहाँ से चला गया और मेरा मन है प्रसन्न हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे दे रखा है ग्लोसरी के अंदर हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कौन सा है? अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल फ्लावर वाइट फ्लावर, यानी एक छोटा सा जहरीला पेड़ होता है जिसकी शाखाएं क्या होती है? जिसके फूल फूल कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। रूड, रूड का मतलब होता है रिग्रेट होना, पछतावा होना। ठीक है, अपन आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आंसर दे रखे इनके, क्वेश्चन आंसर के अपन बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो एक बर्फ़ की क्या है? धूल है। जो बर्फ़ के छोटे छोटे क्या है? पार्टिकल है, कण है, उसके बारे में दे रखा है। फिर आगे दे रखा है कि व्हाट डज द पोइट से हैज़ मूड चेंज, कवि का मूड किस प्रकार से परिवर्तित हुआ? द पोइट्स मूड है चेंज फ्रॉम डिसअपॉइंटनेस टू डिसअपॉइंटनेस एंड सैडनेस एंड सोरो टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के अंदर वो उसका जो मन है वो परिवर्तित हो गया था। और फिर आगे दे रखा हाउ इज़ द पोइट्स मूड चेंज, वो किस प्रकार से हुआ था? यानी निराशा से आशा की ओर, यानी दुखी से प्रसन्नता की ओर। ठीक है, फिर अगला दे रखा है कि हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर किस प्रकार से वो कवि है वो इस प्रकृति को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, इसके बारे में बताना है। फिर दे रखा है द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक एन आंसर, यानी जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको कुछ इसका आंसर सोचने के लिए वो क्या करेंगे? मजबूर करेंगे आपको इसका उत्तर ढूंढने के लिए। पहला क्वेश्चन दे रखे व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम। सामान्यतः जो कविताएं होती है, पोइम्स होती है, उसके अंदर किस प्रकार के कवियों किस प्रकार के जो पक्षी है उन पक्षियों का उल्लेख होता है? कौन से होते हैं? नाइटेंगल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, कोयल होती है, इस प्रकार के, और चील होती है, इन प्रकार के जो पक्षी है उनका उल्लेख होता है। डू यू थिंक क्रो इज मेंशन इन द पोएम, क्या आप सोचते हैं कि कौवे का जो सामान्यतः किसी कविताओं के अंदर प्रयोग में लिया जाता है? बिल्कुल नहीं, कौवे का मेंशन है किसी प्रयोग किसी कविताओं के अंदर नहीं लिया जाता, किसी कविता के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है।
पर वॉट इमेजेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो जब आपके मन के अंदर क्या छवि आती है? कौवा, कौवा मतलब काला रंग, ब्लैक रंग, ब्लैक कलर, ठीक है। एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस एंड सोरो, इस प्रकार की ये जो विचार अपने मन के अंदर आते हैं। एंड फिर आगे दे रखा है दूसरा, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर, ठीक है। और फिर आगे दे रखा है वाई डजंट द पोइट राइट अबाउट सच मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच मेपल, ओक एंड पाइन। यानी कवि यहाँ पर ये इस प्रकार की और सुंदर पेड़ों का वर्णन क्यों नहीं करता है, जैसे कि ये पाइनएप्पल है, ये ओक है, मेपल है, इस प्रकार के पेड़ों का यहाँ पर वर्णन क्यों नहीं करता है? यहाँ पर हेमलॉक ट्री का ही वर्णन क्यों करता है? इसके अंदर दे रखा है आगे, इसका उदाहरण हो जाए कि जो कि कवि है, कवि जिस समय वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था उस समय कवि का मन कैसा था? उदास था, निराश था, डिसअपॉइंटमेंट, सोरो एंड सैडनेस था, ठीक है। कवि का मन दुख से भरा हुआ था। और जो ये हेमलॉक ट्री है वो भी किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है, जहर का प्रतीक है। जहर यानी दुख, निराशा का प्रतीक है। इसलिए उसने उस समय का प्रदर्शित करने के लिए उसने उस हेमलॉक ट्री का प्रयोग किया है। इसलिए उसने वो ओक, पाइन एंड मेपल का उपयोग नहीं किया था। फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट क्या करते हैं? क्या किस और संकेत करते हैं? क्या इंगित करते हैं? जो कि कौवा और हेमलॉक ट्री है दोनों ही डिसअपॉइंटमेंट है, सोरो है, सैडनेस है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जॉय एंड सोरो, जॉय एंड सोरो किसको करते हैं? सोरो को। तो what does the dust of snow that cross shake of a hemlock tree stand for। यहाँ पर जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डस्ट ऑफ स्नो है वो चेंज ऑफ मूड, यानी डिसअपॉइंटमेंट टू हैप्पीनेस, यानी उसका मन जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। फिर आगे जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, यानी आपने अपने जीवन के अंदर कितनी बार है निराशा, दुख है वो महसूस किया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो नहीं पूछे जाते। तो आपको तीसरा क्वेश्चन याद नहीं करना है इस प्रकार से, और आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से याद करना है, और दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा, ये इतने क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में यस करते रहें। धन्यवाद।